नमस्कार प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद कर रहे हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं डॉक्टर बीरेन चौरसिया आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इको ज्ञान पर स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम लोग डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के आर्थिक विचारों का अध्ययन करेंगे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया एक प्रमुख समाजवादी विचारक और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का जन्म 23 मार्च 1910 को अकबरपुर नामक स्थान पर हुआ था, जो वर्तमान समय में अंबेडकर नगर जिले में है। उस समय अंबेडकर नगर जिला नहीं था। उस समय तो जो वर्तमान में अयोध्या जिला है, उस समय फैजाबाद जिला था, उसका पार्ट था। इनके पिता श्री हीरा लाल जी एक अध्यापक थे। इनकी पढ़ाई जो ग्रेजुएशन हुआ था वो कलकत्ता विश्वविद्यालय से हुआ था। इसके अलावा उन्होंने बर्लिन विश्वविद्यालय से पीएचडी भी की थी। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक सदस्य थे। इसके अलावा इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भी एक सक्रिय भूमिका निभाई थी। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने सप्त क्रांति और चौखंबा राज्य सिद्धांत दिया है, जो बहुत ही प्रमुख सिद्धांत है। इसके अलावा उनकी कुछ प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। उनकी पहली प्रसिद्ध पुस्तक है भारत विभाजन के गुनाहगार, जिसमें उन्होंने पार्टीशन के समय का विवरण दिया है। इनकी अगली पुस्तक इतिहास चक्र है। इसके अलावा एक और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक मार्क्स, गांधी और समाजवाद है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की मृत्यु 12 अक्टूबर 1967 को नई दिल्ली में हो गई थी। अब हम लोग डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के प्रमुख आर्थिक विचारों को देखेंगे। उनका पहला जो आर्थिक विचार है वो समाजवादी मानववाद और सप्त क्रांति है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का जो समाजवाद था, लोहिया जी का समाजवाद, वो पश्चिम के मार्क्सवादी या पूंजीवादी मॉडल का जो समाजवाद था उससे अलग था। हम लोग थोड़ा सा पहले देख लेते हैं कि पश्चिम का समाजवाद क्या था। मार्क्स के समाजवाद में दो वर्ग थे, एक था पूंजीपति, दूसरा था श्रमिक वर्ग या मजदूर वर्ग। मार्क्स के मॉडल में पूंजीपति वह है जो उत्पादन के साधनों पर पूंजी लगाता है, यानी कंपनियों या फैक्ट्रियों का मालिक है। श्रमिक वर्ग वह है जो उत्पादन में अपनी श्रम सीमाओं को बेचता है। मार्क्स का कहना था कि पूंजीपति श्रमिक वर्ग का एक तरह से शोषक है, और शोषक किसका कर रहा है? श्रमिक का। यानी श्रमिकों से काम तो ज़्यादा कराता है, जितना वो उत्पादन करते हैं उससे कम मजदूरी देता है, जिससे श्रमिकों की स्थिति दयनीय होती है, वो जीवन निर्वाह स्तर पर होते हैं। तो मार्क्स कहते हैं कि एक समय ऐसा आएगा, श्रमिक वर्ग पूंजीपति पर इकट्ठे होकर हमला कर देंगे और पूंजीवादी व्यवस्था का विनाश कर देंगे और समाजवादी व्यवस्था की स्थापना करेंगे। कुल मिला जुला के कहा गया जाए तो मार्क्स या पूंजीवाद का जो समाजवाद था, ये आर्थिक कारणों से प्रेरित है। उसके अलावा ये वर्ग संघर्ष पर आधारित है, जबकि भारत की परिस्थितियां इससे भिन्न है। इसीलिए जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का समाजवाद है वो भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप है, जिसे उन्होंने समाजवादी मानववाद की संज्ञा दी है। लोहिया जी कहते हैं कि जो भारत का समाजवाद है वो आर्थिक उत्पादन संबंध है, वर्ग संघर्ष के ही आसपास नहीं है, बल्कि भारतीय समाज में कुछ दूसरी वास्तविकताएं हैं, जैसे जात के आधार पर भेद, लिंग के आधार पर भेद, भाषा के आधार पर भेद और रंग भेद। ये मुख्य समस्याएं भारतीय समाज में विद्यमान है, अतः भारतीय समाजवाद भारत के अनुरूप होना चाहिए। भारतीय समाजवाद के केंद्र में उन्होंने, या मानवीय समाजवाद के केंद्र में उन्होंने मानव की गरिमा, सांस्कृतिक स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय को रखा है। मानव की गरिमा का मतलब
प्रत्येक व्यक्ति को गरिमापूर्ण या सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार होना चाहिए। उसे अपने रीति रिवाज, अपनी कल्चर को पालन करने का, अपने त्योहारों को मनाने का स्वतंत्रता होनी चाहिए। इसके अलावा सामाजिक न्याय होना चाहिए, यानी समाज में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस समय तक भारतीय समाज में बहुत ज़्यादा भेदभाव था। इसीलिए लोहिया जी ने जो समाजवाद दिया वो व्यापक मानवीय दर्शन पर आधारित था। लोहिया जी कहते हैं कि समाजवाद ऐसा हो जो भेदभाव और समानता पर डायरेक्ट चोट करे। तो इस समाजवाद को मूर्त रूप देने के लिए, यानी प्राप्त करने के लिए, लोहिया जी ने सप्त क्रांति या 7 क्रांतियों की चर्चा की। उनकी सप्त क्रांतियां क्या हैं, हम लोग एक एक क्रांतियां उनकी देख लेते हैं। पहला है स्त्री पुरुष समानता के लिए क्रांति। अब तो काफी हद तक स्त्री पुरुष में समानता आ गई है। कहीं ना कहीं समाज तो नहीं स्वीकार कर पाया है, लेकिन हमारा संविधान, कानून, नियम या राज्य के स्तर पर स्त्री पुरुष समानता में कोई भी भेद नहीं है। लेकिन हम लोग अगर बात करें 1950-40 की, तो उस समय भारत में महिलाओं की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी। महिलाओं को लगभग दोयम दर्जे का माना जाता था। तो यानी जब तक स्त्री पुरुष समानता नहीं होगी तब तक समाज आगे नहीं बढ़ पाएगा। दूसरा है रंग भेद पर आधारित राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक असमानता के विरुद्ध क्रांति। रंग भेद का मतलब है गोरे काले के आधार पर भेद। भारतीय समाज में है तो, लेकिन उतना ज्यादा नहीं है। जैसे हम लोग काफी ज्यादा रंग भेद के आधार पर भी, गोरे काले के आधार पर एक दूसरे के साथ भेदभाव करते हैं। तो कहते हैं कि रंग भेद के आधार पर भी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, इसके विरुद्ध भी क्रांति की जानी चाहिए। अगला है जन्म और जाति आधारित असमानता के विरुद्ध क्रांति। जैसा कि हम लोग जानते हैं, हमारा देश एक जाति प्रधान देश है। जाति प्रधान देश का मतलब हम लोग जिस जात में पैदा हुए उसी जात में रह जाते हैं। इसके अलावा उसी जात के हिसाब से हमें सम्मान, अपमान, ये सारी चीजें झेलनी पड़ती है, असमानता झेलनी पड़ती है। सोच लीजिए जब अभी भी इतना जातिवाद है तो उस समय जातिवाद की क्या स्थिति रही होगी। अगला है पूंजी तथा निजी संपत्ति के जमाव के विरुद्ध आर्थिक असमानता के लिए क्रांति। आर्थिक असमानता का मतलब है अमीर और गरीब के मध्य आय के वितरण से, यानी अमीर कितना अमीर है, गरीब कितना गरीब है, इनके मध्य जो असमानता है इसको कम किया जाना चाहिए। इसके विरुद्ध भी क्रांति की बात करते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है विदेशी गुलामी और साम्राज्यवादी दबावों के विरुद्ध राष्ट्रीय स्वतंत्रता एवं विश्व लोक राज के लिए क्रांति। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब लोहिया जी ने अपने विचार दिए उस समय हम लोग अंग्रेजों के गुलाम थे, इसके विरुद्ध भी क्रांति की बात करते हैं। अगला है हथियारों के विरुद्ध सत्याग्रह के लिए क्रांति। लोहिया जी गांधी जी से बहुत ज्यादा प्रेरित थे, इसलिए वह सत्याग्रह के समर्थक थे और सशस्त्र विद्रोह के खिलाफ थे। अगला है असभ्यता के विरुद्ध नैतिकता, अवसर की समानता के लिए क्रांति, यानी हमें एक नैतिक आचरण करना चाहिए, इसके विरुद्ध भी क्रांति की बात करते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि लोहिया का जो समाजवाद था वो केवल पूंजी और श्रमिक संबंध पर या पूंजीपति श्रमिक संबंध तक ही सीमित नहीं था, बल्कि यह नैतिकता, समानता, मानवीय संवेदनाओं को प्राथमिकता देता था, जिसके द्वारा सामाजिक आर्थिक समस्याओं को का एकीकृत समाधान प्रस्तुत करते हैं। अब लोहिया जी का जो अगला विचार है वो है चौखंबा राज्य का विचार। लोहिया जी का जो चौखंबा राज्य है वो विकेंद्रीकरण से संबंधित है। विकेंद्रीकरण का मतलब है कि जो शक्तियां हैं, पावर है, वो नीचे की सरकारों पर ट्रांसफर करना। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब हम लोग आज़ाद हुए थे तो हमारे देश में 2 लेवल की सरकारें थी, एक
केंद्र सरकार और दूसरे राज्य सरकार। केंद्र सरकार और राज्य सरकार ही सारे निर्णय हम लोगों से संबंधित ले रही थी। तो लोहिया का जो चौखंबा राज्य था, उनका कहना था कि केंद्र और राज्य सरकार ही मुख्य रूप से नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसके नीचे भी सरकारें होनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने 4 लेवल पर सरकारों की कल्पना की। पहला है ग्राम पंचायत लेवल पर सरकार, दूसरा है जिला परिषद के जिक्र किए, जो जिला लेवल की सरकार होगी। अगला है प्रांतीय सरकार या राज्य लेवल की सरकार, और एकदम ऊपर उसके केंद्रीय सरकार। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 1992 में 73वें व 74वें संविधान संशोधन द्वारा ग्राम पंचायत, उसके अलावा शहरों में नगर पालिका या नगर निगम को पूर्ण स्वायत्तता प्रदान कर दी गई। इस समय भारत में 3 लेवल पर सरकारें हैं। सबसे ऊपर है केंद्र सरकार, उसके नीचे है राज्य सरकार, उसके नीचे स्थानीय सरकार। इसकी चर्चा लोहिया जी अपने मॉडल में करते थे। लोहिया जी कहते थे कि अगर हम लोग इस तरह की चीजें करते हैं तो हम लोग अपने लोकतंत्र को और लोगों के निर्णय लेने के अधिकार को और ही बेहतर कर पाएंगे। लोहिया जी अपने इस चौखंबा राज्य में कहते हैं कि सभी सरकारों का समान महत्व होना चाहिए, यानी नीचे से ले ऊपर तक जितनी सरकार है, ऐसा नहीं है कि ऊपर की सरकार केंद्र सरकार या राज्य सरकार लोकल गवर्नमेंट को कंट्रोल करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। पंचायत अपने लेवल पर भी निर्णय ले सके, ऐसा सरकार बनाना चाहिए। लोहिया जी आगे कहते हैं कि अगर ये हम लोग कर पाए तभी हम लोग एक सच्चे लोकतंत्र की स्थापना कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ग्रामीण जनता अपने निर्णय स्वयं कर पाएगी। कहाँ पर नाली बनेगा, कहाँ पर खरंजा बनेगा, कहाँ पर नलकूप लगेगा, क्या क्या विकास कार्य होंगे। अगर उनके पास आर्थिक और राजनीतिक स्वायत्तता होगी तो सारी चीजें अपना अच्छे से कर पाएंगे। इसके अलावा वो कहते हैं इसके लिए आर्थिक विकेंद्रीकरण भी जरूरी है, यानी जो नीचे की सरकार है, ग्रामीण लेवल की सरकार है, उसको पर्याप्त पैसा मिले अपने व्यय को खर्च करने के लिए, जिससे वो आत्मनिर्भर हो सके। और अगला जो इनका विचार है वो 5 आघात है या 5 ब्लोज। इसके अंतर्गत लोहिया जी 5 मुख्य असमानताओं की चर्चा करते हैं। सबसे पहले है आर्थिक असमानता। आप लोग देखते ही होंगे अभी भी आर्थिक असमानता बहुत ज़्यादा है। अगर हम लोग देखें रिसेंट आंकड़ों के अनुसार से, जो हमारे यहाँ 1% सबसे अमीर लोग हैं, उनके पास लगभग 50% संपत्ति है। यानी एक लोगों के पास 50% कुल भारत में जितना पैसा है, धन संपत्ति है, वो सिर्फ 1% लोगों के पास 50% संपत्ति है। और जो सबसे गरीब 50% हैं, उनके पास लगभग 10 से 15% ही संपत्ति है। तो हम लोग देख सकते हैं कितनी असमानता है। आप लोग देखते होंगे एक आदमी है जिसके पास खाने के लिए नहीं है, एक आदमी है जो लग्जरियस लाइफ जी रहा है। तो लोहिया जी का था कि जो अमीरी और गरीबी के मध्य खाई है, इसको हम लोगों को बांटना चाहिए, जिससे सबको सम्मानजनक जीवन मिल सके। इसके अलावा जातिगत असमानता की समाप्ति की बात करते हैं, वो जात प्रथा तोड़ने की बात करते हैं। आप लोग देखते होंगे अभी भी कितना जातिवाद है। इसके अलावा स्त्री पुरुष समानता की बात करते हैं। महिलाओं की शिक्षा, संपत्ति के अधिकार और राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करने की बात लोहिया जी कहते हैं। सोच लीजिए आज़ादी के समय महिलाओं में शिक्षा का बहुत ही लो स्तर था। गिनी चुनी ग्रेजुएट महिलाएं आज़ादी के समय थी। आधुनिक समय में देखें तो लगभग अधिकांश लड़कियां भी ग्रेजुएट हो रही हैं। इसके अलावा संपत्ति का अधिकार आज़ादी से पहले महिलाओं को नहीं था। बाद में कानून बना के संपत्ति का अधिकार दिए गए। इसी तरह से राजनीतिक भागीदारी भी महिलाओं को बहुत कम था। अब तो राजनीतिक भागीदारी भी, विशेष करके जो तीसरी लेवल की सरकार है, लोकल लेवल की सरकार है, उसमें 33% राजनीतिक भागीदारी महिलाओं को दे दी गई है। कहाँ पर 33%? लोकल लेवल की सरकार, यानी पंचायत चुनाव या नगर पालिका के चुनाव जो होंगे उसमें 33% महिलाएं होंगी। रंग भेद या नस्लीय भेदभाव।
यानी जो हम लोग गोरे काले के आधार पर भेदभाव करते हैं, इसको भी ख़त्म करना चाहिए। अगर आप लोग करते हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। फिलहाल नस्लभेद की जो समस्या है वो मुख्य रूप से अमेरिका या यूरोप जैसे देशों की है। भारत में नस्लभेद उतना ज़्यादा नहीं है। अगला है औपनिवेशिक शोषण। तो भारत उस समय उपनिवेश था, तो औपनिवेशिक शोषण या गुलामी की चर्चा भी उन्होंने किया था। इसके अलावा वो सांस्कृतिक गुलामी की भी बात करते हैं। सांस्कृतिक गुलामी से बाहर निकलकर आत्मनिर्भर बनाना। तो सांस्कृतिक गुलामी आप लोग देखते होंगे, तो एक तरह से सांस्कृतिक गुलामी के अंदर हम लोग जी रहे हैं। अगर हम लोग देखें तो हम लोग जितनी भी चीज़ों का यूज करते हैं, कुछ भी हमारा स्वदेशी नहीं है। हम लोगों का पहनावा, क्या पहनावा है मूलतः? धोती कुर्ता। हम लोग क्या पहनते हैं? पैंट शर्ट टी शर्ट। ये हमारा पहनावा नहीं है। लगभग और भी जितने कल्चर है वो सारा हम लोग आईफोन चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तो लगभग सांस्कृतिक रूप से एक तरह से हम लोग गुलाम हो चुके हैं। तो इसकी भी वो करते हैं कि आत्मनिर्भर बनो, स्वदेशी। अगला जो इनका विचार है वो आय एवं संपत्ति के न्यायपूर्ण वितरण का है। लोहिया जी मानते थे कि जो आय या संपत्ति या पूंजी है उसका अत्यधिक केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए। केंद्रीकरण का मतलब कुछ लोगों के पास ही समाज का सारा पैसा हो। कहते हैं अगर ऐसा होगा तो समाज में असंतुलन, संघर्ष और अस्थिरता जन्म देगा और सामाजिक न्याय स्थापित नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने आय और संपत्ति की सीमा निर्धारित करने की बात की। तो न्यूनतम और अधिकतम अनुपात की बात करते हैं। न्यूनतम अधिकतम अनुपात के बीच वो 1/10 अनुपात का सुझाव देते हैं। वो कहते हैं कि अमीर और गरीब के मध्य अधिकतम 1/10 का अनुपात होना चाहिए। यानी जो सबसे गरीब है और जो सबसे अमीर है, इसके बीच 1/10 से ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। यानी अगर सबसे अमीर आदमी के पास 100 रुपये है तो गरीब आदमी के पास 10 रुपये से कम नहीं होना चाहिए। जबकि ये अनुपात आधुनिक समय में लाखों करोड़ों गुना बढ़ चुका है। तो इस अनुपात को सुनिश्चित करने की बात करते हैं। इसके अलावा वो आय सीमा के साथ साथ खर्च सीमा के निर्धारण की बात करते हैं, जिससे लोग अत्यधिक भोग विलास का जीवन न जी सके, अत्यधिक भोग विलास रोका जा सके। आप लोग देखे होंगे किस तरह से भोग विलास बढ़ गया है। अभी नया नया आईफोन 17 लॉन्च हुआ ना, आईफोन 17। तो आप लोग देखे होंगे कि जहाँ पर बिकता है आईफोन प्ले स्टोर, आईफोन स्टोर, वहाँ पर रात से ही कुछ लोग लाइन लगा लिए थे। तो एक आदमी है जो 1.5 लाख, 1,30,40,000, 1,30,40,000 का आईफोन के लिए रात से लाइन लगा रहा है, 1,70,000 के लिए। और एक आदमी है जो 2 जून की रोटी नहीं प्राप्त कर पा रहा है। इसके अलावा उन्होंने गरीबी उन्मूलन की बात की। तो उन्होंने कहा कि गरीबों को न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी भी राज्य को देनी चाहिए। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? अमीरों पर अधिक कर लगाकर संपत्ति का समान वितरण और सामाजिक संतुलन कायम किया जा सकता है। तो इसी सब योजना का वो है जो हम लोग आधुनिक समय में मिड डे मील चल रहा है या खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत 5 किलो राशन मिल रहा है, न्यूनतम जीवन गारंटी का ही एक हिस्सा हम लोग कह सकते हैं। इनका जो अगला विचार है वो है कार्य एवं वित्तीय नीति से संबंधित विचार। लोहिया जी कहते हैं कि जो कर लगाया जाना चाहिए, कर तो सिर्फ सरकारी राजस्व बढ़ाने वाला नहीं होना चाहिए, बल्कि इस तरह से कर लगाएं जिससे आर्थिक न्याय स्थापित हो सके। इसके लिए उन्होंने प्रगतिशील रूप से कर लगाने की वकालत की। प्रगतिशील करारोपण क्या है हम लोग जान लेते हैं। प्रगतिशील करारोपण का मतलब है कि जैसे जैसे हमारी आय बढ़ती जाए उस पर कर की दर बढ़ती जाए। यानी अगर 1 लाख तक आय पर 10% कर है तो जिसकी 2 लाख आय है, 2 लाख आय है, उस पर 20% का कर लगाया जाना चाहिए। इसी तरह से जैसे जैसे आय बढ़े 30% बढ़े तो कर और बढ़ा दो, 4 लाख आय हो जाए तो कर और बढ़ा दो, 5 लाख हो जाए तो इस तरह से। तो इससे क्या होगा? अमीरों पर कर का बोझ कम पड़ेगा और गरीबों पर ज़्यादा पड़ेगा। इसके अलावा जो कर से आय प्राप्त होगी उसको हम लोग गरीबों पर खर्च कर सकेंगे और
इससे गरीबों का जीवन स्तर बेहतर हो सकेगा। तो इनका जो अगला विचार है वो औद्योगिकरण और रोजगार से संबंधित विचार है। लोहिया जी औद्योगिकरण के खिलाफ नहीं थे, बल्कि वो औद्योगिकरण के समर्थक थे, लेकिन उनका कहना था कि औद्योगिकरण ऐसा होना चाहिए जिससे लोगों को अधिक से अधिक रोजगार मिल सके। इसके लिए वह लघु एवं कुटीर उद्योगों की पर विशेष जोर देने की चर्चा करते हैं। उनका कहना था कि जो बड़े उद्योग हैं जब पश्चिमी देशों में वो रोजगार कम देते हैं, कि उनसे सिर्फ उत्पादन बढ़ता है। तो लोहिया जी का कहना था कि औद्योगिकरण इस तरह से होना चाहिए कि उससे सिर्फ उत्पादन न बढ़े, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिले। तो रोजगार मिलेगा तो इससे लोगों में आत्मनिर्भरता आएगी, उद्योगों का विकास होगा और मानवीय गरिमा के साथ लोग आगे बढ़ सकेंगे, क्योंकि उनके पास रोजगार आएगा, पैसा आएगा। इनका जो अगला विचार है वो स्वदेशी और आत्मनिर्भरता से संबंधित। लोहिया जी का मानना था कि जो देश है हमारा, इसको विदेशी पूंजी या विदेशी टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा निर्भर नहीं रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये राष्ट्रीय संप्रभुता के लिए खतरनाक है। आप लोग देखे होंगे कि अंग्रेज भी पहले भारत में व्यापार करने के लिए आए थे। इसके लिए वो कहते हैं कि हमें अपने संसाधन, अपनी तकनीकों पर और अपने घरेलू उद्योगों पर आधारित एक स्वदेशी मॉडल को विकसित करना चाहिए, जिससे देश आत्मनिर्भर हो सके और आयात मतलब जो बाहर से सामान मंगाए जा रहे हैं उसमें निर्भरता कम हो सके और विदेशी शक्तियों का आर्थिक दबाव कम हो सके। आत्मनिर्भरता को वह एक आर्थिक लक्ष्य नहीं बल्कि राजनीतिक स्वतंत्रता का एक अभिन्न अंग भी मानते थे। लोहिया जी का जो अगला विचार है वो उपनिवेशवाद और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक न्याय से संबंधित है। लोहिया जी उपनिवेशवाद के खिलाफ थे, क्योंकि इससे जो गरीब देश हैं उनका शोषण होता है। उनका कहना था कि जो विश्व के तीसरी दुनिया के देश हैं, यानी जो गरीब देश है, विकासशील देश हैं, उनको आपस में सहयोग करके सहकारिता को बढ़ावा दे। वो चाहते थे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वित्तीय संस्थानों में विकसित और विकासशील देशों के बीच न्यायपूर्ण संतुलन बना रहे, ताकि वैश्विक असमानताएं समाप्त हुई। उस समय क्या अभी भी जितने भी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं उस पर अमीर देशों का कब्जा है, तो इसको तोड़ने की बात करते थे। इसके अलावा लोहिया जी स्त्री पुरुष समानता पर विशेष जिक्र करते हैं। तो लोहिया जी ने महिलाओं के लिए स्वतंत्रता, आर्थिक एवं राजनीतिक समान अधिकारों की विशेष वकालत की। उनकी सप्त क्रांति में भी जो पहला स्तंभ था वो महिलाओं से संबंधित था। तो उनका मानना था कि शिक्षा, रोजगार, संपत्ति के अधिकार और राजनीति में समान अवसर दिए बिना समाज का आधा हिस्सा मतलब महिलाएं निष्क्रिय बने रहेंगी और राष्ट्र का समग्र विकास संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए वह स्त्रियों की सक्रिय आर्थिक राजनीतिक भागीदारी को समाजवादी व्यवस्था का एक मूल तत्व मानते थे। निष्कर्ष रूप में हम लोग कह सकते हैं कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का समाजवाद केवल आर्थिक विकास की यांत्रिक परिकल्पना नहीं था, बल्कि यह भारतीय संबंध में विकसित एक मानवीय दर्शन था। इसमें सामाजिक न्याय, समानता, सांस्कृतिक पहचान, विकेंद्रीकरण, स्वदेशी आत्मनिर्भरता का समन्वय था। इसलिए उनकी विचारधारा उचित ही भारतीय समाजवादी मानववाद कहा जाता है, जो आज भी सामाजिक आर्थिक न्याय की दिशा में मूलभूत मार्गदर्शन प्रदान करता है। तो आज की क्लास यहीं तक। अगर आप लोग इस सेमेस्टर से संबंधित